हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक को वो है रिडक्शन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। यानी हमने आपको याद होगा कि हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन राइट की थी जो क्या थी पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn v बार स्क्वायर। तो आज हमने क्या करना है कि उस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने गैस लॉस को ड्राइव करना है। और हमें पता है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है। ये है पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर। ये हमारी है काइनेटिक गैस इक्वेशन। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये जो वी बार स्क्वायर होता है इसको कुछ बुक्स के अंदर यू स्क्वायर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। फिर दोबारा से एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी वी बार स्क्वायर इज द एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है, जिसको वी बार स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं या यू स्क्वायर से भी शो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को यूज करते हुए ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमने यूज करना है और यूज करके हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को फाइंड करना है। किस तरह से? सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं किससे? बॉयल्स लॉ से स्टार्ट लेते हैं। बॉयल्स लॉ। अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो हमें पता है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कब होगा? जब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो ये बनता है K/P, या हम पी वी इज इक्वल टू के यानी कांस्टेंट के इक्वल लेते हैं। यानी हमने ये प्रूव करना है पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर हमने इसको प्रूव करना है। इसको करने के लिए अब हमने करना क्या है? सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि काइनेटिक अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक क्या है? देयर इज अ डायरेक्ट there is a direct proportionality between the average kinetic energy and absolute temperature। ये नोट कर लें। यानी ये इसके अंदर पहला पहला क्या है कि there according to kinetic molecular theory there is a direct proportionality between average kinetic energy and absolute temperature। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है इसके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि ई एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। के ई एवरेज जो है वो किसके इक्वल था? हमने ये जो है जब काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया था काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज करते हुए, तो हमने उस वक्त हमें पता है कि हमने कहा था कि 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, इज इक्वल टू टी। यानी हमने क्या किया कि ई एवरेज जो था वो था 1/2 एम एन वी बार स्क्वायर के इक्वल था। तो हमने के ई की जगह पे ये पुट कर दिया। यानी ये जो है ये वाली जो वैल्यू है हमने के ई की जगह पे ये पुट कर दिया। अब हमने करना क्या है? अब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी को पहले तो ख़त्म करना है। ये कैसे होगा? 1/2 एम एन वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। यानी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया? इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगा दिया। यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट यूज किया है वो फॉर एग्जांपल के है। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या है? हमें तो चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारे पास नहीं है।
तो अब हमने करना क्या है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है। किस तरीके से हम काइनेटिक इक्वेशन को गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो इक्वेशन है, ज़रा सा सोचें, थोड़ा सा गौर करें। हम इस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू 1/3 mn v बार स्क्वायर के में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इजीली कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टी line and dividing right hand side by 3। अब आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 3 कर देते हैं। अगर 3 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड करें 1/2 m n v बार स्क्वायर इज इक्वल टू kd हम करते हैं। अब क्या करें, ये जो अपॉन वाला 3 है इसको यहाँ लिख लेते हैं और इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 m n v बार स्क्वायर इज इक्वल टू kd। अब जब ये हो गया, अब आप इसको 2/3 को उस तरफ शिफ्ट कर दें। जब आप उधर शिफ्ट करेंगे 1/3 m n v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kd, इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब जब ये इसके इक्वल होगा, अब हम क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन PV is equal to 1/3 m n v बार स्क्वायर, देन इसको अगर हम इक्वेशन 1 क्या लें, देन इक्वेशन 1 बिकम, फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, हम इस पूरे की जगह पे इसको PV के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा PV जो है वो 1/3 mn v बार स्क्वायर के इक्वल है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू 3/2 kT। अब हमें पता है कि बॉयल्स लॉ के अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर K डैश इज इक्वल टू या 3/2 kT इज इक्वल टू कांस्टेंट कर दें। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ के मुताबिक। तो अब क्या होगा कि 3/2 जो है ये तो वैसी कांस्टेंट वैल्यू है, K भी कांस्टेंट होता है। अब बॉयल्स लॉ के मुताबिक टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट आ गई, तो हमने क्या लिखा 3/2 kT इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपके पास क्या है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, तो अब हमें बॉयल्स लॉ भी यही कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द कांस्टेंट। जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमें बॉयल्स लॉ बताता है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि प्रेशर को उस तरफ शिफ्ट कर दें। फिर क्या होगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/P। ये आप इसको लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी आप चाहें तो इसको यहाँ तक ख़त्म करके ये स्टेटमेंट लिख दें तब भी हो जाएगा। और अगर आपने आगे बढ़ाना हो, तो हमें पता है हमने P को जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो 1/P हो गया, और कांस्टेंट और इक्वल टू को ख़त्म किया तो प्रोपोर्शनल आ गया, V प्रोपोर्शनल टू 1/P। ये क्या है, ये हमारे पास
कौन सी चीज आ गई, ये आ गया बॉयज लॉ को हमने किसके जरिए प्रूव किया है, काइनेटिक गैस इक्वेशन, यानी हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट किया, उसको हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इक्वेशन में शिफ्ट किया, फिर हमें पता था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ये वाली जो इक्वेशन है वो पीवी के इक्वल है, तो हमने पीवी के इक्वल ले लिया। अब क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर था तो क्या हुआ कि ये जो है ये सारे का सारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है जो है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, बॉयल्स लॉ बताता है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें प्रूव करना है किसको, चार्ल्स लॉ को प्रूव करना है, वो भी काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज करते हुए। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या है, हमें पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या होता है, ये हमने प्रूव करना है। कैसे करना है, ये जो है ये आपकी आसानी के लिए मैं ये करता हूँ कि इसको भी से मैं उसी तरह से प्रूव कर देता हूँ जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ को किया, ताकि हमें आसानी रहे। अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू kinetic molecular theory, there is a direct proportionality between average kinetic energy and absolute temperature। आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम एन वी बार स्क्वायर के इक्वल होती है। आपने क्या किया, इसको इसके इक्वल ले लिया। अब आपने जब इसके इक्वल लिया तो अब आपने के ई एवरेज की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब आपने प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के इज इक्वल टू और कांस्टेंट के लगा दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये इक्वेशन है 1/2 mn v बार स्क्वायर इज इक्वल टू kT। अब हमें इस इक्वेशन को चेंज करना है किसके अंदर, काइनेटिक गैस इक्वेशन के अंदर। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड राइट हैंड साइड बाई 3। इस इक्वेशन की यानी ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये आ गया 3/3 आ गया, मल्टीप्लाई 1/2 mn v बार स्क्वायर, ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू kT। अब आपने क्या किया, 2 को इधर कर दें और 3 को इधर कर दें, 1/3 ताकि बन जाए 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 mn v बार स्क्वायर इज इक्वल टू kT। अब आपने 2/3 को इधर शिफ्ट किया तो ये 3/2 kT हो गया। अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई। अब हमें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन पता है कि P इज इक्वल टू 1/3 mn v बार स्क्वायर के इक्वल है। देन इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हमारी इक्वेशन 1 क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी PV इज इक्वल टू 3/2 kT। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, P को अगर आप उस तरफ शिफ्ट कर दें तो V इज इक्वल टू 3/2 K अपॉन P कर दें, यानी इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई T कर दें। अब क्योंकि सिंस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर ऐसा है देन फिर क्या होगा, आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, तो फिर आपके पास ये जो 3/2 K अपॉन P है इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये हो गया तो अब ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई T। अब हमें पता है कांस्टेंट और इक्वल टू जो होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी के इक्वल होता है, V प्रोपोर्शनल टू T। V प्रोपोर्शनल टू T जब आ जाएगा तो अब क्या होगा, यानी ये इतनी सी जगह में मैं लिख देता हूँ इसकी स्टेटमेंट कि V प्रोपोर्शनल टू T क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of given mass of gas is directly proportional to the temperature।
is the statement of चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की यही स्टेटमेंट थी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि किसको प्रूव कर लिया, चार्ल्स लॉ को भी प्रूव कर लिया। अगर देखा जाए तो यानी जिस तरह से हमने बॉयल्स लॉ को किया था, चार्ल्स लॉ को भी उसी तरह से प्रूव किया और एंड में आपने ये स्टेटमेंट लिख दी। और जब आप बॉयल्स लॉ को प्रूव करते हैं तब भी आपकी इसी तरह की स्टेटमेंट आती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाता है प्रेशर की जगह, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस डायरेक्टली की जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर आ जाता है, इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। अब यानी अगर आप v प्रोपोर्शनल टू 1/p तक लेके जाते हैं जिस तरह हमने v प्रोपोर्शनल टू p तक के लिए किया है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट लॉ रह गया है जिसे कहते हैं एवोगाड्रो लॉ। यानी अब हमें क्या प्रूव करना है, एवोगाड्रोस लॉ को प्रूव करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो तीसरा लॉ है वो है एवोगाड्रोस लॉ। और एवोगाड्रोस लॉ का ये है कि इसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज़ करना है। इसको हम कैसे करेंगे, इक्वल वॉल्यूम of two gases be considered at the same pressure। at the same pressure, then अगर ऐसा हो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 v1 बार स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक गैस इक्वेशन एज अप्लाइड टू गैस 1 के फर्स्ट गैस के ऊपर जो अप्लाई होगी। क्योंकि हमने क्या कहा कि प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, तो हमने P1 V1 नहीं लिखा। अगर हम ये डिफरेंट होते तो फिर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू V के इक्वल हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V के। अब हम P1 V1 था तो ये P के इक्वल हो गया और V1 जो था वो V के इक्वल हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है और सेम वॉल्यूम है और प्रेशर जो है वो भी सेम है। तो अब आप क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन क्या होगी, PV इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 v2 बार स्क्वायर। ये क्या होगी, काइनेटिक गैस इक्वेशन एज अप्लाइड टू सेकेंड गैस। ठीक है, यानी आपने क्या किया कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है उसको सेम रखा, सेम रखते हुए सिर्फ और सिर्फ चेंज किया हुआ है कि फर्स्ट गैस के लिए मास m1 हो गया और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो n1 हो गया और जो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी थी वो n1 हो गई और सेकंड के लिए m2 n2 और v2 बार स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब ये वाली जो इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करते हैं कि ये PV इसके इक्वल है और इसमें भी PV इसके इक्वल है,
तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो ये हमारे पास बनेगी 1/3 m1 n1 v1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 v2 बार स्क्वायर। इसको हम क्या देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। यानी हमने क्या किया कि ये वाली जो इक्वेशन है ये भी पीवी के इक्वल है, ये भी पीवी के इक्वल है, तो हमने फिर क्या किया, इन दोनों को आपस में कंपेयर करवा दिया। जब आपने ये कंपेयर करवा दिया, अब क्या करना है, अब हमें चाहिए काइनेटिक गैस एनर्जी की इक्वेशन। अच्छा, जब ये वाला हिस्सा हो जाए तो उसके बाद फिर क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ द गैसेस is the same, their mean kinetic energy per molecule will also be same। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब यह है हुआ कि फिर 1/3 m1 v1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 v2 बार स्क्वायर। इसको हम क्या लेते हैं, ये इक्वेशन 4 है। यानी फिर क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ये वाली देखा जाए तो इस इक्वेशन में से n निकल गया। अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, यानी इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर देना है। 3 क्या है, 1/3 m1 n1 v1 बार स्क्वायर अपॉन ये वाली आ जाएगी 1/3 m2 m1 v1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 v2 बार स्क्वायर अपॉन 1/3 m2 v2 बार स्क्वायर। 1/3 से 1/3 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, और v1 बार स्क्वायर से v1 बार स्क्वायर कैंसिल। यहाँ भी सेम एज सारे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ अब आपके पास क्या बचा, n1 इज इक्वल टू n2 आपके पास बच गया। अब जब n1 और n2 आपके पास बचा, ये क्या शो करता है, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी n1 इज इक्वल टू n2 क्या शो करता है, अंडर द सेम कंडीशंस of temperature and pressure। ठीक है, under the same conditions of temperature and pressure the equal volume of two gases contains the same number of molecules। This is the Avogadro's law। और यही एवोगाड्रो लॉ है। वो कैसे, एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक क्या है कि आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। अगर 2 मोल्स हैं दोनों गैसेस के, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। तो n1 इज इक्वल टू n2 इसी चीज को शो करता है। यानी अब क्या है कि इससे हमने क्या किया कि काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज करते हुए तीनों के तीनों हमने गैस लॉज को ड्राइव कर लिया।